ली कुआन येव सिंगापुर के मॉडर्न आर्किटेक्ट माने जाते हैं। और ली कुआन येव ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो जिसमें इतना बड़ा सत्य है कि आप शायद अगर उसे समझने की कोशिश करें, उसमें एक सैटायर भी है और एक ट्रुथ की टोनैलिटी भी है। उन्होंने ये कहा था, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अनफुलफिल्ड ग्रेटनेस। और ये जो चुनाव की हमारी जो प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं ये मूल कारण है कि हम अनफुलफिल्ड ग्रेटनेस में रह जाते हैं। हम कभी भी अपना वो स्तर जो हम अचीव कर सकते थे, वो नहीं कर पाते हैं। आज से 20-25 सालों के पहले, 90 के दशक में एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बुक लिखी थी, विजन 2020। और उस वक्त उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया था कि 2020 तक भारत पूर्ण रूप से एक समुन्नत विकसित राष्ट्र बनेगा और एक सुपर पावर बनेगा। फिर 2020 आया और 2020 में तो शायद कुछ और ही हुआ, लेकिन हम उस लक्ष्य से कोसों दूर रह गए थे। तो ये ऐसा नहीं है कि उस समय संभव नहीं था। जिस समय इसकी परिकल्पना की गई थी 90 के दशक में, जब शुरुआती दौर में एलपीजी की बात हुई थी, तब भी ये कहा गया था कि हम अगले 10-15 सालों में विकास का सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे और जो चीज़ बांधे हुई थी हमें, अब हम स्वतंत्र हैं और हम बहुत आगे जाएंगे। लेकिन हम एक कदम आगे चले और दो कदम पीछे चले, जो हम करते आए हैं। और इस सब पूरी प्रक्रिया में जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मुझे लगता है, साल भर चुनाव होते रहते हैं और हम अपनी कमियों को इस तरह से कवर अप करते हैं कि उसे लोकतंत्र का महापर्व जैसा नाम देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव बंद हो जाने चाहिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जिस राष्ट्र से आपकी कंपैरिजन, तुलना होती है, आपकी तुलना, हमारी तुलना चीन से होती है। चीन इस बात से स्वतंत्र है। चीन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन पे ये आरोप लगाए कि लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। थोड़ी बहुत आलोचना होती है, उन्हें भी पता है कि इन आलोचनाओं से कुछ बनता बिगड़ता है नहीं। और चीन बहुत आगे जा रहा है। मेरे एक मित्र हैं जो चीन गए हैं, मैं नहीं गया हूँ, और उन्होंने जो विवरण दिया, मैं हैरान रह गया सुनकर कि इस कदर इतना आगे निकल चुका है जो चाइना है, वो एज ए कंट्री डेवलपमेंट के मायने में, और हम बहुत पीछे हैं। हम अभी बहुत पीछे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम साल भर, हमारा जो आधा जो फोकस होता है, हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी एनर्जी है, वो केवल इसी में रह जाती है कि वहाँ किसकी सरकार बन रही है, वहाँ संख्या बल का खेल है, इधर के इतने विधायक इधर चले गए। और कभी देश में चुनाव है, 5 साल में एक बार तो चुनाव होने ही चाहिए, लोकतंत्र का महापर्व है। स्टेट में चुनाव होते हैं, उसके बाद फिर म्यूनिसिपैलिटी में चुनाव होते हैं, फिर पंचायत में चुनाव होते हैं, और अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग सरकारें होती है। ये तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं समझने के लिए कि अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग विरोधी पार्टियों की सरकारें होंगी, तो एक साथ उस तरीके से विकास हो नहीं पाएगा। तो हम इन सब चीज़ों में फंसे हैं और चाइना इन सब चीज़ों से मुक्त है। और वहाँ पे वॉर फुटिंग नोट पे काम होता है। बहुत ही दमनकारी उनकी नीतियाँ हैं, बहुत ही एग्रेशन के साथ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, ये बात सही है। लेकिन आप इस बात से नकार नहीं सकते कि एंड रिजल्ट जो है वो ये है कि वो हमसे बहुत आगे हैं। मैं सिर्फ सेमी कंडक्टर की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर सिर्फ तकनीकी जो साइड है उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। उनके शहर, हमारे शहर, बहुत अंतर है। वो जिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे वो ले गए हैं, वो हम अभी बहुत पीछे हैं। और इस रफ्तार से तो हम कभी भी उनसे आगे नहीं जा पाएंगे। हमें वही करना पड़ेगा जो हम क्रिकेट टूर्नामेंट्स में जब हारते हैं, तो जो हम करते हैं कि हम तो नहीं पहुंच सकते, वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, ये इसको हरा दे, ये सब नेट कैलकुलेशन होता रहता है। जैसे आईपीएल में हमारे आरसीबी की टीम के लिए हम कैलकुलेशन लगाते हैं, ये उसको हरा दे, ये उसको हरा दे। हमने हम हमारे अंदर उतना सामर्थ्य हो ना हो, लेकिन ये कैलकुलेशन हो जाए तो हम आगे पहुंच सकते हैं। तो ये वही बात है, तभी हम चाइना से आगे निकल सकते हैं। अगर चाइना खुद अपनी दुर्गति करे, तो अब हमें दूसरे का ही टायर पंचर करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी लायक रह गए इस जो रफ्तार से। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं निराशावादी हूँ, ये बात गलत है। क्योंकि आपकी जो ऑप्टिमिज्म है, जो आपका आशावाद जहाँ पे समाप्त होता है, मेरी ऑप्टिमिज्म, मेरी जो आशावादी दृष्टिकोण है जीवन में, वो वहाँ से शुरू होती है। और मैं बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति हूँ। और देश का सभी युवा, मूल रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही है। लेकिन जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, वो ये है कि हम इस रफ्तार से, हमारी आधी ऊर्जा केवल इन्हीं सब चीज़ों में रह जाती है। मेरे एक मित्र ये कह रहे थे कुछ दिनों के पहले कि अभी जो
भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनकी ऊर्जा की तो तारीफ़ करनी पड़ेगी एनर्जी लेवल की, निश्चित रूप से। उनसे ज़्यादा मैंने देखा है क्योंकि मैं उन्हें देखता आया हूँ गुजरात के दिनों से। तो मैं जानता हूँ कि उनकी एनर्जी लेवल के बारे में उनके विरोधी भी उनकी तारीफ़ करते हैं। मेरा सवाल यहाँ पे ये है, मैं तो फॉरेन न्यूज़ में पढ़ ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे व्यक्ति जिसके पास इतनी ऊर्जा है 70s में, इस ऊर्जा का हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं? किसी एक व्यक्ति को एक दिन में एक चुनाव प्रचार यहाँ करना, फिर दूसरे स्टेट में जाकर प्रचार करना, फिर उसी दिन कहीं और जाकर कहीं और भाषण देना, उद्घाटन करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हैरान कर देने वाली बात है अपने आप में, इतनी ऊर्जा। लेकिन इस ऊर्जा का क्या ये सही इस्तेमाल हो रहा है? आज भी हम 50-60 साल पहले के तर्ज पे अगर अपने इतने बड़े बड़े ऊर्जावान नेताओं को केवल एक जगह से दूसरे जगह दौड़ाते रहते हैं फीता काटने के लिए, भाषण देने के लिए, तो हमें सोचने की ज़रूरत है। ये सभी चीज़ें तब ठीक थी जब गांधी जी का दौर होता था। ये बात सही थी कि उस समय तकनीकी विकास नहीं हुआ था, इंटरनेट नहीं था, टेलीकम्युनिकेशन उतना विकसित नहीं था। आज तकनीकी के समय में, टेक्नोलॉजी के टाइम में इस तरह की हम बड़ी बड़ी रैलियों में इतना अपना समय दे रहे हैं। अपनी ऊर्जा यहाँ हमारी जो जा रही है, ये सभी ऊर्जा कहीं और लग सकती है, और वो जब तक लगेगी नहीं वहाँ पे, तब तक हम उस रफ्तार से ग्रो नहीं कर पाएंगे। कि हम जहाँ तक जाएंगे, हम जिससे तुलना कर रहे हैं ना, चाइना और यूएस तो बहुत दूर है, एशिया में तो चाइना ही है, हम उनसे बहुत पीछे हैं। क्योंकि जब जापान और सिंगापुर की बात होती है तो हम ये कह देते हैं बहुत छोटे से वो प्रदेश हैं और उनका पॉपुलेशन बहुत कम है, तो हमसे तुलना ठीक नहीं है। लेकिन चाइना के मामले में हम बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन में उनकी कोई कम नहीं है। और उन्होंने, हालांकि ये बात सही है कि बहुत ही एक ड्रैकोनियन मेजर्स उन्होंने लिए हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन बात ये है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। उन्हें रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या कह रहा है उनके डेमोक्रेसी के बारे में। यूएनएससी के मेंबर तो वो हैं ही, और इतना कुछ हो गया पूरे विश्व में 2020-21 में, कोई उनका कुछ नहीं कर पाया। तो सच्चाई ये है कि जैसा तुलसीदास जी कहते हैं, समरथ को नहीं दोष को साईं। तो जिस लेवल ऑफ स्ट्रेंथ और माइट पे वो अपने आप को ले गए हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वो पिछले 40-50 सालों में उनके यहाँ चुनाव चुनाव चुनाव, संख्या बल का खेल, और उनके जो प्रीमियर हेड्स हैं उनका आधा ध्यान, एक पॉलिटिक्स में दो चीज़ें होती है। एक तो है कि पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस और जो इंटरनेशनल अफेयर्स की बातें हैं जो बहुत अहम है, और दूसरी होती है आपकी इंटरनल जो आपकी समीकरण है उसको संभालना। आज ये समस्या ये है कि ये जो इंटरनल जो गणित है, समीकरण है, अरिथमेटिक है, इस पे केवल 5-6%, अधिक से अधिक 10% ध्यान होना चाहिए। आज हमारे नेताओं का 60 से 70% ध्यान यहाँ होता है। इससे ना उनका भला होता है, वो उन पे भी हम ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अधिकांश नेता हैं उनमें से बहुत कम लोग होंगे जो 30-35-40 साल के होंगे, अधिकांश तो वरिष्ठ नागरिक हैं। तो हम उनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक रिटायर पोस्ट 60, अगर हम उन्हें इस तरह से उन्हें व्यस्त रख रहे हैं, दौड़ा रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, वहाँ उसकी सरकार बनेगी, यहाँ इसकी सरकार, जब आम लोगों को ये कोई फ़र्क पड़ता नहीं, किसी भी सरकार रहे, काम तो भाई इसी रफ्तार से होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो काम जो लोग करेंगे वो तो उसी ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये सबको पता है, जनता को। तो फिर ये इसको लेकर ऑब्सेशन की यहाँ इसकी सरकार है, यहाँ स्टेट इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है, ये निकाय चुनाव हैं, इधर विधायक इधर चले गए, और जिस तरह की भाषणबाजी हमारे चुनाव में होती है, ये निश्चित रूप से ये चाइना में नहीं होती। मैं बार बार चाइना का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, मैं ऑब्सेस नहीं हूँ चाइना से। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ली कुआन ये सर ने कहा था किसी ज़माने में कि वी आर ए केस ऑफ अनफुलफिल्ड ग्रेटनेस, चाइना कहीं नहीं होता हमारे आसपास, क्योंकि हम आई थिंक 68-69 तक हम लोग एक रफ्तार में चल रहे थे। उसके बाद बात ही पलट गई, क्योंकि हम उसी रफ्तार से आगे चलने लगे, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, और उन्होंने गति पकड़ ली वहाँ पे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो चुनाव में उलझे नहीं रह गए, और हम वहीं भी उलझे रह गए। आप देखिए 60-70-80 के दशक में क्या क्या हुआ, केवल मूवमेंट्स, और गरीबी जो है वो अपने रफ्तार से अपनी ही रफ्तार से चल रही थी, और जो विकास के कार्य हैं वो ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं,
इन सब चीज़ों के बाद भी ऐसे ऐसे हमारे लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स हैं, हमारे कुछ कुछ नेता, हमारे कुछ जुडिशरी के लोग, हमारे कुछ एग्जीक्यूटिव्स के लोग, ऐसे ऐसे महान लोग इसी सिस्टम में हुए जिनकी वजह से इतना भी चल रहा है, नहीं तो इतना भी नहीं होता। क्योंकि जितना हमने नुकसान करने के उपाय किए पिछले 40-50 सालों में, हम कहीं नहीं होते। लेकिन ऐसे कुछ कुछ महापुरुष हुए, पॉलिटिक्स में भी हुए, जुडिशरी में हुए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव सभी बॉडीज़ में हुए, ब्यूरोक्रेट्स में हुए, जिनके त्याग और समर्पण से हम यहाँ तक भी पहुँचे, नहीं तो हम यहाँ भी नहीं पहुँचते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम बहुत आगे जा सकते थे और हम उससे बहुत ही पीछे हैं। और आज ये इंटरनेट के पहले के समय में समझ में आती है बात कि ये सब चीज़ें ठीक थी। पोस्ट इंटरनेट वर्ल्ड में, पोस्ट Y2 के एरा में, खासकर जब सोशल मीडिया आ गया, और सोशल मीडिया से और चीज़ें सुधरनी चाहिए थी, पारदर्शिता आनी चाहिए थी। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल गलत मार्केटिंग के लिए, 1-2 दिन के जो छोटे मोटे नेता हैं वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं जिससे उनकी ब्रांडिंग लोकप्रियता में बने और उसके लिए टीम हायर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में नहीं, बहुत गलत दिशा में भटके हैं। और हमें फिर वही करना पड़ेगा कि नंबर छिपाने पड़ेंगे, क्योंकि हम वही कर सकते हैं कि फिर वही कि जो हम करते हैं ना क्रिकेट में, कि हम तो नहीं पहुंच सकते, तो भाई दूसरे की टायर पंक्चर कर दो, क्योंकि हम जीत नहीं सकते रेस। तो ये उसको हरा दे, ये उसको हरा दे, इन दोनों टीमों के बीच में बारिश हो जाए तो हम फिर पहुंच सकते हैं फाइनल में आगे। तो इसलिए ये हमें समझना चाहिए, कम से कम इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि ये जो ऊर्जा है हमारे देश के नेताओं में, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। हमारे देश के अधिकांश जो वरिष्ठ नागरिक जो नेता हैं, उनका अनुभव दूसरी दिशा में इस्तेमाल हो सकता था, जिससे देश बहुत आगे जा सकता था। और डेवलपमेंट पे फोकस नहीं रख के केवल चुनाव हो रहे हैं, माइंडलेस चुनाव हो रहे हैं। आवश्यकता नहीं है मेरी दृष्टि में, पूरे 4 या 5 साल में जो भी है, एक चुनाव अगर हो, उससे अधिक आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही अगर रूलिंग पार्टी या विपक्ष पार्टी अगर इस इश्यू को, इस विषय को उठा दे, तो उसकी जो विरोधी पार्टियां हैं और तमाम जो इकोसिस्टम है, फिर वो उसका विरोध करेंगे। यही होता है। फिर उसके बाद 2 खेमे में ये बात बढ़ जाएगी। लेकिन सर्वसम्मति से अगर ये फैसला लिया जाए कि चुनाव की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे, चुनाव, ये जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी की बात जो है, सबसे पहली बात, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जहाँ से उठी, जहाँ से उठ के आई, वहाँ के लोगों में एक अलग तरह की रिक्वायरमेंट थी और शायद उतनी वैल्यू सिस्टम नहीं थी। हमारे यहाँ लोकतंत्र से बहुत ऊपर की बात कही गई है। यहाँ जो राजा के कर्तव्य की बात हुई, प्रजा का भला करना चाहिए, साथ देना चाहिए, जो वैल्यू सिस्टम जो डिकोडेड है ना, जो आपके इथिक्स या और आपकी किताबों में आपको मिलती है, लिखी हुई ग्रंथों में, ये बहुत ऊपर की लेवल की बात है। तो खैर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोकतंत्र से विरोधाभास की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इतनी मैक्सिमम इलेक्शंस की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इतना हो कि कोई राजा, कभी न कभी कोई राजा, इतिहास में भी ऐसा आ जाया करता था कि जो सनकी होता था, तो उसने कुछ ऐसे कई राजाओं के बारे में हमने पढ़े हैं, वो ना हो जाए। इसलिए हमने चुनाव के इस तरीके की हमारा जो सिस्टम है, जहाँ से गया है कि एक विपक्षी पार्टी हो, ये मनमानी न कर सके कोई भी, तो विपक्षी पार्टी हो। और पश्चिम के देशों में यही चला, 2 पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, लेबर, कंजर्वेटिव। तो हो सकती है एक फार लेफ्ट हो, एक फार राइट हो, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से है, लेकिन उन्होंने 2 पार्टी सिस्टम ही रखा है कि भाई एक मनमानी ना कर ले, कोई सनकी ना आ जाए। इसलिए फिर विपक्ष में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, और इन दोनों के बीच में फिर डिसीजन है, थेसिस, एंटीथेसिस, व्हाटएवर, उससे जो सिंथेसिस निकले तो डिसीजन मेकिंग हो। लेकिन यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी, जब हम जानते हैं कि डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं हमारे देश और समाज की सच्चाई है, इतनी डाइवर्सिटी वाले कंट्री में और इतने पॉपुलेशन में, यहाँ हर 10 किलोमीटर में वेशभूषा, बोलचाल, खान पान, सब कुछ बदल जाती है, कल्चरल पैटर्न्स। यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम रखना, ये बात तो समझ के परे है, लेकिन ये हमने किया। चलिए, जिस समय ये लागू किया उस समय की तत्कालिक परिस्थितियाँ कुछ और थी। आज के समय में अगर हम 2 पार्टी सिस्टम को नहीं मान रहे हैं और केवल चुनाव कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग तरीके से, रोज नई पार्टी बनती है, बिगड़ती है, इसका केवल इतना ही मतलब है कि आप
सबका ध्यान 60 से 70% ध्यान केवल चुनाव पे है। और फिर चुनावी रैलियाँ होंगी, बड़ी-बड़ी रैलियाँ। मुझे नहीं लगता कि किसी भी विकसित देशों में इतनी बड़ी-बड़ी रैलियाँ होती है, जो हमारे यहाँ होती है और 2024 में हो रही है। 1970-72 में होती थी, समझ में आता है। इमरजेंसी के टाइम में रैलियाँ होती थी, समझ में आता है। 1981-82 के समय में रैलियाँ होती थी, समझ में आता है। इंटरनेट के आने के बाद 24 साल हो गए पोस्ट इंटरनेट वर्ल्ड में, करीब करीब भारत में। सोशल मीडिया के आने के बाद करीब 16, 17, 18 साल हो चुके हैं। इतनी सूचना और प्रौद्योगिकी में इतनी क्रांति आई, उसके बाद भी आज हम वही चीज़ें कर रहे हैं। ये माइंडलेस इस तरह की रैलियाँ हो रही है, बड़ी बड़ी नारा वही लगा रहे हैं जो 30-40 साल पहले हमारे नेता लगाया करते थे। और उस उन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, वही सब अरिथमेटिक बैठाए जा रहे हैं, वही सारे समीकरण जोड़ तोड़ के बैठाए जा रहे हैं। तो हमें निश्चित रूप से इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। इंट्रोस्पेक्शन नहीं, बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। और कहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन ख़त्म होगी, जब मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा कि यही सब कारण है जिसकी वजह से हम कभी चाइना के आगे नहीं जा सकते। मेरा कोई ऑब्सेशन नहीं है चाइना को बार बार यूज़ करने का, वही एक तरीका है जो मैं बता सकता हूँ कि हम आज जहाँ होने चाहिए तो हम उससे कोसों दूर हैं। और ये जो रफ्तार रहा, इस रफ्तार से हम 2047 तक भी हम बहुत पीछे रह जाएंगे चाइना से, इस रफ्तार से। फिर हमें नंबर छिपाने पड़ेंगे और मैनिपुलेट करने पड़ेंगे, जो कि एक दूसरा रास्ता है, लेकिन उससे किसी का भला होगा नहीं। तो ये सबसे पहली बात कि ये जो चल रहा है उसका समाधान क्या है। ये समस्या तो है, समाधान क्या है? समाधान ये सर्वसम्मति से फैसले हों। क्योंकि मैं कहूँगा आज की एक चुनाव हो और बाकी भूल जाए, डेवलपमेंट काम पे लोगों का ध्यान हो, तो फिर अगर दूसरी पार्टी कुछ और कहती है, फिर एक इकोसिस्टम बन जाता है ना यहाँ पे। अलग अलग तरीके से, डायरेक्टली या छद्म रूप से अलग अलग इकोसिस्टम बनता है, उसकी फंडिंग होती है। सोशल मीडिया को भी गलत तरीके से इन्होंने अलग अलग तरीके से सिंडिकेट बना के प्रोपेगेंडा बनाने का से अलग अलग तरीके से काम किया है, अपने तरीके से सभी लोगों ने काम किया है। तो इस सर्वसम्मति से कौन से फैसले लिए जा रहे हैं हमारे यहाँ? एक भी नहीं। और ये एक ऐसा फैसला है, कम से कम ये हो सकता है कि आप 70% हम अगर अपना ध्यान डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन और डिलीवरी पे हम रखें, तभी कुछ हो सकता है। अभी तो केवल किसी की सरकार है, क्या हो जाएगा भाई, किसी की सरकार है, कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आप आज भी टियर 2 सिटीज़ में, स्मॉल टाउन में आप देखें, मैं आज भी बारिश में फंसा था और बस स्टॉप पे फंसा था। एक बड़े शहर में मैं हूँ इस वक्त, तो मैंने आज भी वही देखा कि मिडिल क्लास की आज भी वही त्रासदी है जो 30-40 साल पहले थी। और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें मैं और आप भी शामिल होंगे। अगर हम भी जीत कर आए, हम भी शायद वही उसी तरीके से काम करेंगे। तो हम इन सब चीज़ों से शील्डेड रहेंगे। और चूँकि हमें वो सभी सुविधाएं मिलेंगी, गाड़ी बंगला कार, हमें पता नहीं चलेगा कभी भी कि वो जो जो प्रॉब्लम झेल रहा है, जिसकी समस्याओं को सुलझाने का हम दावा कर रहे हैं, वो समस्या की पीड़ा क्या है। और कुछ नेता ऐसा कहते हैं कि आप हमारे बारे में क्या जानते हैं, हमने आधी जिंदगी सड़क पे गुजारी है। कब? 40 साल पहले। तब का भारत, आज का भारत बहुत अलग है। और 40 साल पहले आप भूल गए, क्योंकि उस पीड़ा को आप तभी समझेंगे जब आप सड़क पे उतरेंगे, वो आपसे होगा नहीं। और बिना ऐसा करके देखें, अगर ये संभव है तो वेशभूषा बदल के जाएं, कभी जनता के बीच जाएं, जब कोई असिस्टेंट ना हो, उनका कोई असिस्टेंट ना हो, कोई पीए ना हो नोट्स लिखने के लिए, और वो स्वयं जाएं और देखें कि क्या कौन कौन सी समस्याएं हो रही है और कहाँ हैं हम, और हमारे जो वायदे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसी लेवल पे, और उसका जो एग्जीक्यूशन है, कितना बड़ा गैप है उसमें। तो बहरहाल ये जो सभी मुद्दे हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चुनाव अगर इस तरीके से ही अगर होने वाले हैं तो अगले 20-30 सालों तक हम कभी भी वो उस लेवल पे रीच नहीं कर पाएंगे जितना हम कर सकते थे।